नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हमने देखे थे मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के बारे में। मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने 1, 2, 3 वीडियो बनाए थे, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति उत्तर में हमारा पड़ेगा उत्तर प्रदेश, दक्षिण में पड़ेगा महाराष्ट्र, पूर्व में पड़ेगा छत्तीसगढ़, पश्चिम में पड़ेगा गुजरात और उत्तर पश्चिम में पड़ेगा हमारा राजस्थान। अब इसकी अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो हमारा अक्षांश और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो अक्षांश स्थिति की बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट दक्षिण से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारी अक्षांशीय देशांतर अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को दर्शाता है। अब बात करेंगे उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई की, जो हम इसके पहले वीडियो में भी हम देख चुके थे। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम लंबाई इसकी कितनी है, हम इसके पहले वीडियो में देख लिए थे। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई थी हमारी 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई थी हमारी 870 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण 605 और पूर्व से पश्चिम थी 870 किलोमीटर। अब बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरते हैं? हमने देखे थे कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजर रहे थे। 14 जिलों में हमने 14 जिलों के नाम भी देखे थे, उसके लिए एक आसान सा ट्रिक भी बनाए थे। उषा भोजराज की वेडिंग ट्रिक के माध्यम से हमने जिलों को देखे थे और क्रमवाइज भी जिलों को देखे थे और ट्रिक के माध्यम से जिलों को याद रखे थे। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, गठन के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, गठन के बाद कैसी थी और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में कि आजादी से पहले, यानी आजादी मिली उनको 1947 में, तो 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम जानेंगे। 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में जानेंगे। 1947 से 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी गठन के समय? तो 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। विभिन्न रियासतें अलग अलग इसमें बटे हुए थे, अलग अलग क्षेत्र में बटे थे। जैसे मध्य भारत का इधर क्षेत्र पश्चिमी और उत्तर पश्चिम रियासतें मध्य भारत के क्षेत्र में बटी थी। विंध्य प्रांत अलग बटा हुआ था, बरार क्षेत्र अलग था, सेंट्रल प्रोविंशियल क्षेत्र अलग था। भोपाल एक स्वतंत्र रियासतें हुआ करती थी, महाकौशल क्षेत्र था, बघेलखंड क्षेत्र था और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश में शामिल था। तो हम बात करें 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश में कौन कौन से जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में सम्मिलित थे। तो हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्लस महाकौशल प्रांत, ये एक इसमें शामिल था, एक क्षेत्र में शामिल था। सेंट्रल प्रोविंस, बरार और महाकौशल ये एक क्षेत्र में शामिल था। अब पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में मध्य भारत का था, मध्य भारत पार्ट बी में शामिल था। मध्य भारत ये देख रहे हैं, मध्य भारत यहाँ पे था, ये मालवा का क्षेत्र पड़ता है और उत्तरी ग्वालियर चंबल का क्षेत्र पड़ता है। मध्य भारत के अंतर्गत उत्तरी एवं पश्चिमी रियासतें मिलकर मध्य भारत बनी थी। ये उत्तर की रियासतों को मिलाए थे और दक्षिण की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का क्षेत्र बनाए थे। मध्य भारत के क्षेत्र के अंतर्गत हम देखेंगे उत्तर पश्चिम रियासतों को शामिल किया गया था। अब बात करेंगे तीसरे नंबर में है स्वतंत्र रियासतें। स्वतंत्र रियासत के अंतर्गत 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र रियासत के रूप में मध्य प्रदेश में उस समय 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश में शामिल थे। तो वर्तमान में जो क्षेत्र हैं जो 1947 के पूर्व स्वतंत्र रियासत के रूप में शामिल थे, जो इस प्रकार हैं। पहला देखेंगे तो भोपाल रियासत स्वतंत्र रियासत के रूप में शामिल था और बघेलखंड रियासत, यहाँ पे देख रहे हैं बघेलखंड रियासत स्वतंत्र रियासत के रूप में शामिल था। विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रांत जो बोलते हैं अपन, रीवा पन्ना का जो पठार के अंतर्गत आता है विंध्य प्रांत, वो स्वतंत्र रियासत के रूप में शामिल था। और छत्तीसगढ़ भी स्वतंत्र रियासत के रूप में शामिल था। तो 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में जाने हमने। मैप कुछ इस प्रकार था और 1947 के पूर्व थोड़ी सी डिटेल हमने यहाँ पे लिख दी है, आपको समझा दिए हैं और यहाँ पर लिख कर भी बता दिया गया है। अब बात करेंगे 1947 से 1956 की स्थिति के बारे में। 1947 से 1956 की स्थिति के बारे में बात करेंगे। 1947 से 1956 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था। तो चलिए देखते हैं कि 1947 से 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार दिखता था, इस प्रकार का स्वरूप व्यक्त करता था, स्वरूप प्रदर्शित करता था। तो चलिए देखते हैं कि 1947 से 1956
की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश कौन कौन से प्रांत और कौन कौन सी रियासतों के अंतर्गत शामिल किया गया था, कौन कौन सी रियासतों को हटाया गया था, कौन कौन सी रियासतों को जोड़ा गया था। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की 1947 से 1956 यानी आजादी के बाद से 1956 तक, जब तक राज्य का गठन नहीं हो गया, मध्य प्रदेश राज्य वास्तविक स्वरूप में नहीं आया, तब तक की बात करेंगे 1947 से 1956 की। तो चलिए देखते हैं कि 1947 से 56 में मध्य प्रदेश कुछ इस तरह दिखता था। तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें और कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया था। तो 1947 से 1956 की बात करें तो पार्ट ए के अंतर्गत सीपी बरार प्लस बघेलखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था। सीपी बरार था, ये सेंट्रल प्रोविंस का क्षेत्र था, ये बरार का क्षेत्र था, तो दोनों को मर्ज कर दिए तो सीपी बरार हो गया। और यहाँ महाकौशल क्षेत्र था, महाकौशल क्षेत्र को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया, बघेलखंड को छोड़ लिया गया। ये बघेलखंड स्वतंत्र रियासतें के रूप में हुआ करती थी, स्वतंत्र रियासत बघेलखंड को भी जोड़ लिया गया। और छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भी स्वतंत्र रियासत के रूप में हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ को भी सीपी बरार यानी पार्ट ए स्टेट के अंतर्गत जोड़ लिया गया है। सीपी बरार प्लस बघेलखंड प्लस छत्तीसगढ़ और महाकौशल को जोड़ा गया था और इनकी राजधानी रखी गई थी नागपुर। तो पार्ट ए स्टेट की बात की हमने, अब बात करते हैं पार्ट बी स्टेट के बारे में। पार्ट बी स्टेट के बारे में कौन कौन सी रियासतें थी और कौन कौन से रियासतों को मिलकर पार्ट बी स्टेट जिसे मध्य भारत नाम दिया गया था। तो चलिए पार्ट बी के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें थी। पार्ट बी के अंतर्गत उत्तर की रियासतें थी और पश्चिम की रियासतें थी। उत्तर की रियासतें में चंबल क्षेत्र आ जाएगा और पश्चिम की रियासतों में मालवा क्षेत्र आ जाएगा। उत्तर की रियासत में उत्तरी रियासत में चंबल क्षेत्र और पश्चिमी रियासत में मालवा क्षेत्र आ जाएगा, जिसकी राजधानी रखे थे हमने ग्वालियर और इसकी सहायक राजधानी थी इंदौर, जिसको हम पार्ट बी स्टेट दिए। पार्ट बी स्टेट मध्य भारत प्रांत को पार्ट बी स्टेट का दर्जा दिया गया था। ये 1947 मतलब आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। आजादी जब मिली थी हमको 1947 में, उसके बाद मध्य प्रदेश को इस तरह के स्वरूप में था, जो मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट और पार्ट ए स्टेट और पार्ट बी स्टेट के बारे में देखे हमने। अब बात करेंगे पार्ट सी स्टेट के बारे में। पार्ट सी स्टेट हमारा विंध्य प्रदेश होता था। विंध्य प्रदेश यहाँ पे देखेंगे, विंध्य प्रदेश भी स्वतंत्र रियासतें हुआ करती थी आजादी के पूर्व, लेकिन आजादी के बाद 1947 से 1956 की स्थिति के अनुसार देखें तो विंध्य प्रदेश जो है पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के भाग में जोड़ा गया और जिसकी राजधानी रखी गई रीवा। देखिए आप, पार्ट ए स्टेट हो गया, पार्ट बी स्टेट हो गया और पार्ट सी स्टेट हो गया। पार्ट ए के अंतर्गत रखेंगे सीपी बरार रखेंगे, महाकौशल का क्षेत्र रखेंगे, छत्तीसगढ़ का रखेंगे और रखेंगे हमारा बघेलखंड का क्षेत्र पार्ट ए के अंतर्गत। पार्ट बी के अंतर्गत रखेंगे उत्तर की रियासतें, पश्चिम की रियासतें, जो मध्य भारत का क्षेत्र कहलाएगा, मध्य भारत कहलाएगा, जिसकी राजधानी थी ग्वालियर और जिसकी सहायक राजधानी थी इंदौर। अब बात करेंगे पार्ट सी स्टेट की। पार्ट सी जो स्वतंत्र रियासतें थी, विंध्य प्रांत था, जिसकी राजधानी रखे हमने रीवा। और जो चौथा हमारा रह गया रियासत, ये चौथा स्वतंत्र रियासत के अंतर्गत 3 रियासतें कंप्लीट हो गई, बघेलखंड, विंध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब रह गया भोपाल। तो भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल भी 1947 से 1956 की स्थिति के अनुसार भी भोपाल को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त था, मतलब स्वतंत्र ही था वो। किसी भी स्टेट में उसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में शामिल नहीं किया गया था। भोपाल स्वतंत्र रियासत के रूप में 1947 से 1956 तक था। 1947 से 1956 की स्थिति के अनुसार देखिए, जैसे समझे हमने, और यहाँ कुछ इस तरह लिख भी दिया गया है। सीपीएन बरार प्लस बघेलखंड प्लस छत्तीसगढ़, राजधानी इसकी नागपुर रखे। मध्य प्रांत की बात करेंगे, मध्य प्रांत की राजधानी ग्वालियर थी, सहायक राजधानी इंदौर थी। विंध्य प्रांत की बात करें तो विंध्य प्रांत की राजधानी रीवा थी। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में देखें। और हम मध्य प्रदेश के अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में कि आगे कि 1956 से वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा है। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के बारे में बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के गठन के बारे में हमने बात कर ली थी। 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति, 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, और 1956 के बाद मध्य प्रदेश की वर्तमान तक क्या स्थिति है हम देखेंगे। हमने 1947 के पूर्व की स्थिति देखे थे, 1947 से 1956 तक की स्थिति देखे थे। अब देखेंगे 1956 से वर्तमान तक की मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। तो 1956 से मध्य प्रदेश की वर्तमान जो स्थिति प्राप्त हुई है, हमने किस किस पार्ट में परिवर्तन किए हम यहाँ देखेंगे। तो जो हमारा वर्तमान स्वरूप है 1956 के बाद हमारा जो मध्य प्रदेश है वर्तमान में कुछ इस स्वरूप को व्यक्त करता है या इस स्वरूप को दर्शाता है। तो हम बात करेंगे जो
मध्य प्रदेश का उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम जिले भी लिख दिए गए हैं। इसके पहले भी हमने बताया था कि उत्तर जिला, दक्षिण जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला कौन सा है। तो हम यहाँ भी और बताने का प्रयास किए जिससे याद करने में आसानी हो। और उत्तरी राज्य की बात करेंगे, उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश है। दक्षिणी राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र है। पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो पूर्वी राज्य हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है, पश्चिमी गुजरात पड़ता है और उत्तर पश्चिम में पड़ता है राजस्थान राज्य उत्तर पश्चिम में पड़ता है। हम इसलिए बार बार बताते हैं क्योंकि बार बार बताने से चीजें याद हो जाती है, इसलिए हम बार बार इसको मैप में लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति है, इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो चलिए देखते हैं कि सन 1953 में सैयद फैजल अली साहब थे। सैयद फैजल अली साहब की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जिसमें यह आयोग ने अपने निर्णय में कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिसके तहत मध्य प्रदेश में भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश राज्य के गठन हेतु जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी हैं, इनमें निम्न परिवर्तन किए गए। तो चलिए देखते हैं। सन 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश राज्य के गठन हेतु पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में निम्न परिवर्तन किए गए। निम्न परिवर्तन में इस प्रकार है: पार्ट ए में परिवर्तन, पार्ट बी में परिवर्तन, पार्ट सी में परिवर्तन और पार्ट डी में परिवर्तन की बात करेंगे। तो आप देखिए कि पार्ट ए में परिवर्तन है 8 मराठी भाषी जिले हैं। 8 मराठी भाषी जिले यहाँ सेंट्रल पोजीशन बरार क्षेत्र के अंतर्गत 8 मराठी भाषी जिले आते थे। 8 मराठी भाषी जिले को हम तत्कालीन बंबई प्रांत को दे दिए गए, और जो बंबई प्रांत में एक हिंदी भाषी क्षेत्र था जिसको भैंसदेही बोलते हैं, भैंसदेही तहसील मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उसको शामिल किया गया, और शेष पार्ट ए को यथावत मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। जैसे कि देखते हैं कि पार्ट ए में परिवर्तन 8 मराठी भाषी जिले बंबई प्रांत को, जबकि बरार क्षेत्र की भैंसदेही तहसील बैतूल जिले में शामिल कर शेष पार्ट ए स्टेट को वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। तो चलिए देखते हैं, हम पार्ट ए की बात किए, अब बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुए, तो चलिए देखते हैं पार्ट बी में कौन कौन से परिवर्तन हुए। पार्ट बी में परिवर्तन की बात करेंगे। पार्ट बी में परिवर्तन जो मंदसौर है, मंदसौर के सुनेर टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। जो मंदसौर जिला पड़ता है हमारा, यहाँ पड़ेगा मंदसौर जिला यहाँ पड़ेगा। मंदसौर जिले के सुनेर टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। और राजस्थान का कोटा जिला यहाँ पड़ता है। कोटा जिले की एक तहसील थी, सिरोंज तहसील थी। कोटा जिले की तहसील होगी यहाँ पे सिरोंज तहसील। कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल कर लिया गया। और शेष पार्ट बी जो मध्य भारत का क्षेत्र था, उसको वर्तमान मध्य प्रदेश में उसको शामिल कर लिया गया। तो हमने पार्ट ए देखे, पार्ट बी देखे। अब बात करेंगे पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुए थे। अब बात करेंगे हम पार्ट सी के बारे में। पार्ट सी के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन किए थे जो मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत हम देखते हैं। पार्ट सी में परिवर्तन की बात की तो पार्ट सी में संपूर्ण जो विंध्य प्रांत था, यहाँ पे विंध्य प्रांत पहले स्वतंत्र रियासतें हुआ करती थी। विंध्य प्रांत स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी पहले, लेकिन 1947 से 1956 तक उसको पार्ट सी का दर्जा दिया गया। तो उसमें भी परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन अधिकांश उसमें परिवर्तन यह किया गया कि जो भोपाल रियासत स्वतंत्र रियासत के रूप में 1947 से 56 तक था। भोपाल 1947 से 1956 तक स्वतंत्र रियासत के रूप में था। उसको पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत संपूर्ण विंध्य प्रांत और भोपाल रियासत को पार्ट सी में शामिल कर लिया गया, और पार्ट सी को वर्तमान मध्य प्रदेश में यथावत शामिल कर लिया गया है। अब पार्ट डी में परिवर्तन की बात करेंगे तो पार्ट डी में जो क्या परिवर्तन हुआ हम देखते हैं। पार्ट डी में परिवर्तन की बात करेंगे, जो पूर्व में हमारा जो क्षेत्र एक स्वतंत्र रियासत पड़ता था, छत्तीसगढ़ रियासत पूर्व में एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था 1947 के पहले, मतलब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब की बात कर रहे हैं। 1947 के पहले छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था, लेकिन 1947 से 1956 में छत्तीसगढ़ को पार्ट ए के अंतर्गत रखा गया। लेकिन 1956 से वर्तमान की बात करेंगे तो पार्ट डी में परिवर्तन, पार्ट डी नाम दिया गया। तो पार्ट डी में परिवर्तन इस प्रकार हुआ कि मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी, जो मध्य प्रदेश का पूर्व थोड़ा कुछ भाग पूर्व में पड़ेगा, और पूर्व और दक्षिण पूर्वी भाग को क्षेत्र छत्तीसगढ़ जो 16 जिले, मध्य प्रदेश के 16 जिलों के साथ 31 अक्टूबर 2000 को विभाजित हुआ, और 1 नवंबर 2000 को नया राज्य
1 नवंबर 2000 को नया राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजित होकर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना है। तो हमने बात की 1956 से वर्तमान तक की मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार की है और उसमें निम्न परिवर्तन किए गए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी राजधानी 1956 के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी डिसाइड की, राजधानी भोपाल को बनाया गया। 1956 के पहले मध्य प्रदेश की अलग अलग पार्ट ए की राजधानी अलग थी, पार्ट बी की अलग थी, पार्ट सी की अलग राजधानी देखे थे। लेकिन इन सब 1956 के बाद पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी को एक करके हम एक राज्य भोपाल राज्य की भोपाल राजधानी की हम स्थापना करते हैं। तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। चलिए देखते। तो अब हम इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन कब कब हुआ, कौन कौन से जिले कब स्थापित किए गए और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, हम इन सब बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।